Hello students of class 8, I am Malik sir. I am going to continue the lesson cell, structure and function. Yesterday I had discussed about cell membrane, right? Today I am going to discuss about cytoplasm, right? Cytoplasm is what? Cytoplasm is a thick jelly-like fluid inside the cell बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. अब देखिए सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो इनक्लोज्ड मटेरियल है अंदर में, है ना, तो साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर रहता है ना. ठीक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो फ्लूइड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है और उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं. ठीक है, और ये आप मान के चलिए सेल के अंदर का जो स्पेस है, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो अभी अगला टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो दोनों के बीच का स्पेस जो है ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड के द्वारा ये कवर किया होता है. तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सेल के अंदर, चाहे सेलुलर रिस्पिरेशन हो, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस हो, ये सारा काम जो होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही है. आप कह सकते हैं एक मीडियम प्रोवाइड करता है ये केमिकल रिएक्शन के लिए. तो देयर आर मेनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज. साइटोप्लाज्मिक बॉडीज जिसके बारे में अभी बता रहा था आपको, सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, है ना. तो बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब आप कह लीजिए उनको देखना तभी संभव हो पाया, सेल ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया. ठीक है, नहीं तो उससे पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी. तो देयर आर और सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सारे हैं जो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना. तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं. और ऑल दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, राइट. समझ गए. थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, which provide medium for chemical reactions which occur within the cell. And also there are so many minute structures which are suspended in the cytoplasm, whom we say the cell organelles, right. Now we are going to discuss about nucleus. It is the most important component of the living cell. जो भी लिविंग सेल है उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको कंपोनेंट है. ठीक, वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर है. हमारे पूरे बॉडी में होने वाले जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सबको वो कंट्रोल करता है. तो ठीक वैसे ही न्यूक्लियस जो है एक लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन ऑल सेल. जितने भी सेल हैं, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें एक बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसमें सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है. आफ्टर स्टेनिंग, अगर स्टेनिंग करके अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए, इट कैन इजिली बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप से, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है. ठीक है. इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस लाइज एट द सेंटर. एनिमल सेल में न्यूक्लियस आपको बिल्कुल सेंटर में होता है, आप देख सकते हैं, है ना. और प्लांट सेल में यही जो होता है बिल्कुल साइड में होता है ना. द न्यूक्लियस कंसिस्ट आउट, ये न्यूक्लियस में 4 पार्ट होता है. ठीक है, एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है. ये भी परफोरेटेड होता है, मतलब सेमी परमिएबल होता है. ठीक है, और ये न्यूक्लियस को ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन, है ना, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये भी जिस चूंकि परफोरेटेड होता है, सेमी परमिएबल होता है, ये भी सर्टेन मटेरियल्स को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने देता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाने देता है. द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउड the movement of certain selected material, not all the materials, only selected materials between the cytoplasm and nucleus.
और अगला है न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। तो द डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस गाढ़ा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज डेंस, है ना, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस देखिए, इट इज स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी है, गोलाकार बॉडी है ना, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये आपको एक एसिड कंटेन करता है जिसको हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए, है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब चौथा देखिए क्रोमोसोम्स, सिंस फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपको डीएनए का बना होता है, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो दीज आर कॉल्ड क्रोमोफाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस as inside the composed of deoxyribonucleic acid, whom we say chromatin fibers. In the dividing nucleus, these chromatin fibers condense. जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल जब डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस कर जाता है एंड फॉर्म क्रोमोजोम्स। तो एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्रोमोजोम्स कहते हैं। और ड्यू टू दिस क्रोमोजोम्स आर ओनली विजिबल इन डिवाइडिंग सेल, इसलिए क्रोमोजोम्स जो है पहले से नहीं दिखाई देता है क्योंकि बाद में बनता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब कंडेंस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, तभी वो जाके क्रोमोजोम्स आपको दिखाई देगा। तो दीज क्रोमोजोम्स कैरी जीन्स, और यही क्रोमोजोम्स होते हैं जीन्स को कैरी करते हैं। और जीन्स क्या हेरिडिटरी मटेरियल है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरी करके ले जाता है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स और के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको कैरी करके उनके बच्चे तक ये पहुंचाते हैं। ए चाइल्ड रिसीव्स 1 कॉपी ऑफ ईच जीन, और एक बच्चा जो है जितना भी जीन है ना, सबका एक कॉपी जो है वो रिसीव करता है फ्रॉम द मदर एंड अदर कॉपी ऑफ सेम जीन फ्रॉम द फादर, दोनों में से। इसका फंक्शन देखिए, न्यूक्लियस controls all metabolic activities of the cell, and you can say it is the controlling center of the cell, or you can say brain of the cell. It is responsible for passing genetic characteristics, ये genetic characteristics को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पहुंचाता है। इफ ए पर्सन हैज ए ब्राउन आइज, एक आदमी का अगर आँख भूरा है तो क्या उसके जो बच्चे होंगे, बेटा या बेटी, उसके भी ब्राउन आइज होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से बच्चे में कौन लाया, तो वो जो जीन है वही। इफ ए वुमेन हैज कर्ली हेयर, अगर एक औरत है उसके पास कर्ली हेयर है तो उसके जो बच्चे होंगे उसके पास भी कर्ली हेयर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हाउएवर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स में रिजल्ट इन डिफरेंट, हालांकि कभी कभी पेरेंट्स मदर और फादर का जो जीन होता है उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है उसके कारण से कैरेक्टरिस्टिक्स अलग भी हो सकते हैं। तो थोड़ा जब 10th में जाएंगे तब आप देखेंगे एक डोमिनेंट जीन होता है, एक रिसेसिव होता है, ठीक है, उसके आधार पर डिसाइड होता है। जो जीन अगर है तो एक जो ज़्यादा प्रभावी होगा उसका कैरेक्टर शो होगा, जो कम प्रभावी होगा उसका कैरेक्टर शो नहीं होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।